दशहरे का दिन था। हाँ जी। हमने घोषणा कर दी थी कि इस दशहरे पे हरियाणा के रावण चौटाले का पुतला फूकेंगे। ऊपर से पुलिस ने बयान दे दिया हम परिंदे को पर नहीं मारने देंगे। ऊपर से मैंने बयान दे दिया कि जो बन पड़ता है कर लेना, पुतला वहीं फूकेगा। वो पुतला फूक गया। उस वक्त चौटाले ने ये कहा कि देखो गुरनाम सिंह के खेतों से ये नहर तिरछी निकालो, तिरछी कोने से कोना। चौटाला ने हमारे सारे परिवार को, मैं था, मेरे घरवाली, छोटे भाई की घरवाली, हमारा बड़े भाई का बेटा और ड्राइवर नौकर सबको उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन तो अगर वो गोली चला देते वहाँ, हमारे 10-20 लोग मार देते लाल किले पे, तो मैं ये कहता हूँ आंदोलन 0 पे तो उठ के घर आना पड़ता। आपको कभी लगा कि आंदोलन के नाम पर कुछ बड़े नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाई है और किसानों को पीछे छोड़ दिया हो? अभय चौटाला जी ने उस समय इस्तीफा दिया था, देश का पहला विधायक था। 7 आदमी गुलकनी में मारे थे, पीछे भाग भाग के गोलियां मारी थी, तब इसको किसान याद नहीं था। उसमें तो इसने इसलिए इस्तीफा दिया था कि तेरे नंबर बन जाएंगे, तू हीरो बन जाएगा किसानों का। आपने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को टिकट नहीं दी। कांग्रेस क्या किसानों के साथ नहीं? लोकसभा के इलेक्शन में मेरे से वादा किया था इन्होंने जी, कुरुक्षेत्र टिकट का। दीपेंद्र ने, मैं जाके भी राजी नहीं था, दीपेंद्र ने बुलाया, मैंने कहा तेरी जगह पे तो नहीं जाऊंगा। तो कॉमन जगह पे हम मिले, उसने वादा किया, बाद में मुकर गए। पंजाब बॉर्डर पर आंदोलन हुआ, डल्लेवाल साहब आमने अनशन पर भी बैठे रहे, लेकिन भागडोर उसमें आपने क्यों नहीं संभाली? मैं भी 3 बार गया इनके पास कि भैया इकट्ठे लड़ लें, करे ना हम ही बड़े चौधरी बनेंगे। मुख्यमंत्री जी से आप मिले उस दौरान और आपकी फोटो भी वायरल हुई, पूरी यूनियन आपकी मिली। तो मैं कुछ शुक्रिया मिला था, हम तो 28 लोग थे जी, और किसानों के मांगों में मिले थे, फिर मिलेंगे। दुष्यंत चौटाला के बारे में मतलब क्या सोचते हैं आप, क्या राय है आपकी? उस समय गठबंधन की सरकार थी। दुष्यंत चौटाला जो है ना, ये अंदर का साफ नहीं है। अगर बीजेपी सरकार आंदोलन के दौरान टूट जाती तो बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात होती, सरकार के लिए एक सबक हो जाता। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है, इसमें मेरे साथ देश के बड़े किसान नेता और क्रांतिकारी है गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी। जब आंदोलन हुआ तो आपने भूमिका देखी है, दिल्ली तक पहुंचाने में एक पहला नाम था गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। आज बात करेंगे खुलकर, बिना लाग लपेट के, संघर्ष की और समाज की और राजनीति की। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद। आपका गांव है जी चढ़ूनी? हाँ, मेरा गांव चढ़ूनी जटान है। चढ़ूनी जटान, ये शाहबाद के पास पड़ता है। हाँ, शाहबाद और पिपली के बीच में। बचपन कैसा रहा आपका, जैसे गांव में या फिर कैसे? देखिए, बचपन तो हमारा बहुत टफ तरीके का कह लीजिए। हम 7 भाई बहन थे जी, और अ, जैसे ही थोड़ा सा काम करने काबिल बने, मान लीजिए जैसे बच्चा 10 साल का हो जाता है जी, तो डंगरों के पीछे चले गए। हाँ, थोड़ा सा और बड़े हुए तो खेत के बाकी काम पे लग गए। और मतलब बचपन में या स्कूल और या खेत, जी, बस इसके अलावा हमारे पास कुछ कहीं खेलना, कहीं और कुछ नहीं। स्कूल से आए, खाना खाया, सीधा खेत में। और फिर 16 साल की उम्र जब मेरी थी, जी, तब से मैंने फिर ट्रैक्टर हमने उस वक्त लिया था, पहले बारी ट्रैक्टर लिया। तो उसके पहले तो हम हड़ की खेती करते थे, जी, तो हड़ भी मैंने कुछ चलाया है। और 16 साल की उम्र में फिर ट्रैक्टर ले लिया था परिवार ने, जी, तो ट्रैक्टर पे बैठ गया था। और पूरा मतलब शादी से पहले कभी घर नहीं सोया, रात को मोटर पे, ट्यूबवेल पे ही जो जी, था वो 12 महीने का मेरा मतलब काम था। दिन में खेत में काम करना, रात को फिर ट्यूबवेल चलाना, मोटर चलानी। और 18 साल की उम्र में हमारा एक गांव में झगड़ा हो गया था, जी। उसमें फिर जेल चले गए थे। फिर उसमें 5 साल कैद काटी। अच्छा, 5 साल जेल में रहे आप? और जनवरी 84 में फिर हम वहाँ से रिहा हुए। उसके बाद फिर आके अपने खेत पे लग गए और 1992 में फिर जो है किसान यूनियन ज्वाइन की।
किसान यूनियन का पहले आपने पहले भी चुनाव लड़ा है या फिर ये सोचा था कि किसानों की लड़ाई ही लड़नी है शुरू से ही? नहीं, चुनाव तो स्कूल कॉलेज में जैसे पहले सोचा नहीं हो? नहीं, स्कूल कॉलेज में तो मैं गया ही नहीं। कहाँ तक की है पढ़ाई थी? स्कूल 10वीं तक की है, 10वीं में भी फेल हो गया था, फिर हट गया था। ठीक ठीक ठीक। हाँ, कॉलेज में तो गया ही नहीं। कॉलेज में गए नहीं तो फिर किसानों के आप 92 से फिर किसानों की सेवा में लग गए आप? 92 से किसान यूनियन में लग गए, और तब से लेके तो फिर कितने बार जेल गए नहीं याद, कितने मुकदमे नहीं याद। मेरा ख्याल है 17-18 तो आज भी चल रहे हैं। जी, तो सभी सरकारों के साथ ऐसे ही भिड़त रही थी? करीब करीब सभी के। पहले भजन लाल के साथ ऐसे ही टकराव हुआ, फिर बंसी लाल के साथ हुआ, फिर जब चौटाला के साथ हुआ तब मैं जिला प्रधान था, चौटाला के साथ सीधा टकराव हुआ, और जी। चौटाला ने हमारे सारे परिवार को, मैं था, मेरे घरवाली, छोटे भाई की घरवाली, हमारा बड़े भाई का बेटा और ड्राइवर नौकर सबको उठा के जेल में डाल दिया। तो काफ़ी टकराव रहा चौटाला से। ये क्या किस्सा था? आपने प्रदर्शन कुछ ऐसे तरीके से कर दिया था या कैसे? मुख्यमंत्री का पुतला फूका था शायद, कुछ ऐसा था आपने? वो दशहरे का दिन था, हाँ जी। और हमने घोषणा कर दी थी कि इस दशहरे पे हरियाणा के रावण चौटाले का पुतला फूकेंगे। जी। तो एक्चुअली ये थी कि शाहबाज सुग्रीमिल का इलेक्शन था, उस इलेक्शन में उसने बहुत गुंडागर्दी की थी। 450 उसने फोर्स लगा दी थी, और 1000 अपना आदमी जाली वोट पाने वाले आए थे, और डायरेक्टरी का इलेक्शन था, सुग्रीमिल की डायरेक्टरी का। ओके। तो उसके पहले भी मैं 5 साल डायरेक्टर रह चुका था, 1995 से 2000 तक, और उसमें शुगर मिलों में बहुत सुधार करवाए थे। जी। उस वक्त जो लाइन सिस्टम नहीं होता था, उस वक्त पेमेंट भी बैंकों में नहीं थी, उस वक्त पर्ची सिस्टम का भी ठीक नहीं था। जी। तो हमने कैलेंडर सिस्टम लागू करवाया कि मिल चलने से पहले आपको पता होगा कि आपकी पर्ची किस किस नंबर की आएगी, आपके पहले दूसरे की पर्ची नहीं आ सकती। जी। ऐसे ही आपके पहले दूसरे की ट्राली नहीं तुल सकती। तो ऐसे ही बैंक में सीधी पेमेंट आएगी, आप जब जाके मर्जी करा लो। तो ये बड़े सुधार थे शुगर मिलों में जिनकी ज़रूरत थी। जी। ये हमने करवाए थे। तो वहाँ का जो लोग थे उन्होंने मेरा काम देख के, ये था कि उन्होंने ज़बरदस्ती दोबारा से खड़ा कर दिया, आपको खड़ा कर दिया 2002 में डायरेक्टरी के चुनाव में। ठीक। और चौटाले का ये था कि इसको हराना है, उसने अपनी पूरी फोर्स दूसरी तरफ जोग दी। जी। अब चौटाला पिपलिया के बैठ गया, 1000 अपना वर्कर जाली बोट वाला भेज दिया, 450 फोर्स लगा दी वहाँ पे कैप्चरिंग करने के लिए। जी। और वो सारा कुछ उन्होंने किया, सारा कुछ वोट सारी इतना सारा कुछ डाल करके के बाद भी जब वोट गिनी 212 वोट मेरी फिर बद गई। फिर दोबारा से बस्ते खोले, फिर और वोट डाली, फिर मेरे को हारा घोषित किया। तो उस रोष में उसके 4 दिन बाद जो था, चौटाला ने जानबूझ के वहाँ पे ये रख दिया कि शाहबाद में लोगों के बीच में जाके एक तरह से एक चैलेंज जैसी बात थी। तो हमने कह दिया कि इस दशहरे पे हरियाणा के रावण चौटाला का पुतला फूकेंगे जी। और ऊपर से पुलिस ने बयान दे दिया हम परिंदे को पर नहीं मारने देंगे, ऊपर से मैंने बयान दे दिया कि जो बन पड़ता है कर लेना, पुतला वहीं फूकेगा। वो पुतला फूक गया। पर हमारी बढ़िया डंडा परेड की, सारे परिवार को उठा के जेल में डाल दिया। इसमें बच्चे भी शामिल थे? बच्चा तो मेरा बेटा था 13 साल का उस वक्त, तो वो तो पानी के बीच से भाग गया। बच्चे भी थे, मतलब बच्चे भी थे, औरतें भी, बहुत डंडा पेला। तो फिर जेल में भी रहे आपके? हाँ, मैं जेल में रहा था करीब 48 दिन। मेरी घरवाली भी जेल में रही थी। ओके। छोटे भाई की घरवाली भी जेल में रही थी, भतीजा भी जेल में रहा था मेरे साथ में। तो एक खेत का और किस्सा सुनते हैं, ये कहते हैं कि सारे खेत में जैसे नहर निकलवा दी, कुछ ऐसा भी? नहीं, वो तो उसी दौरान ये था कि वहाँ पे एक दादू पर नलवी नहर निकलनी थी, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे जी। और वो आंदोलन भी जो है वो मजबूत हमने किया, उससे सरकार को झुकना पड़ा, उसकी घोषणा करनी पड़ी जी। लेकिन उस वक्त चौटाले ने ये कहा कि देखो गुरनाम सिंह के खेतों से ये नहर तिरछी निकालो, तिरछी कोने से कोना जी। ठीक है। वो 8 दिन तक उन्होंने सर्वे किया, लेकिन 8 दिन तक सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा जी इसके खेत से नहीं निकल सकती, वहाँ से रास्ता नहीं बनता।
मतलब खोरी था ज़्यादा, खोरी था ज़्यादा, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। ना कसर कोई नहीं छोड़ी। बाकी वो जो ऊपर वाला जिसके साथ होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। पहले का जो पहला बड़ा आंदोलन था वो कौन सा रहा प्रधान जी? देखिए, आंदोलन तो सारे ही बड़े रहे हैं, या मतलब ये कह लीजिए कि कभी हमने हीरो बनने के लिए तो आंदोलन कभी नहीं किया, बिल्कुल। या इस बदनीयत से कि यहाँ आंदोलन करेंगे वहाँ से कुछ मिल जाएगा, इस बदनीयत से कभी नहीं किया। जब किया साफ मन से किया, और परमात्मा ने लाली भी रखी है जी। जब भी किया है परमात्मा ने लाली भी रखी है, तो मतलब हार का मुंह तो कभी चाहे देखना पड़ा हो नहीं तो पास ही रहे। जो 2020-21 का किसान आंदोलन था, 3 कृषि जो कानून थे उनके खिलाफ आपको नेतृत्व करने का मौका मिला, और आपने ना मतलब सारा हरियाणा ये बात जानता, पूरा देश जानता है कि शंभू बॉर्डर से दिल्ली तक पहुंचाने में आपका बड़ा योगदान रहा। तो फिर ये इतना जोश कैसे आता है? नहीं, जोश तो एक्चुअली ये होता है कि आदमी के हाथ में कुछ नहीं होता, परमात्मा सच का साथ प्रकृति का कुदरती देता है, कोई भी है। तो इस आंदोलन में जब हमारी पहली एसकेएम की मीटिंग हुई जी। पहली बात तो ये एसकेएम हमने ही खड़ा किया था, बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता एसकेएम कैसे बना है। जब ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जी 1-1.5 महीने की 2 महीने की कालें लगातार दे दी, इतनी तारीख को ये करेंगे, इतनी तारीख को ये करेंगे, तो जिसका अध्यक्ष वीएम सिंह थे, ये 25 और 26 नवंबर की काल भी उन्हीं की थी। उसके पहले हमने कुरुक्षेत्र में मीटिंग की थी जिसमें सबको इकट्ठा करना चाहा था, केवल उसमें 8 संगठन राष्ट्र के आप आए थे जी। और उसमें वीएम सिंह भी था। तो फिर उसके बाद वीएम सिंह ने, उसमें हमने कॉल दी थी रोड बंद करने की, वो कामयाबी हुई थी जी। उसके बाद वीएम सिंह ने कॉल जब दी और वो उनको लगा कि अकेले थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो उसने मेरे को और राज्यपाल जी को बुलाया। तो वहाँ पे मैंने ये प्रस्ताव उनके आगे रखा कि देखो, आपके साथ अगर कहेंगे भी सारे देश के किसान संगठन आपके साथ आएंगे, नहीं आएंगे। एक साझा मंच अगर बना लें फिर सारे आ सकते हैं, साझा मंच बना लें, साझी कमेटी बना लें और पूरे देश के किसानों को जोड़ें जी। हम उसमें कोई भेदभाव भी ना करें। तो वो बात उनकी समझ में आएगी, वो बात मान ली गई और इसका नाम संयुक्त किसान मोर्चा उसका रख दिया गया जी। और उसके 5 मेंबर बना लिए गए उसी वक्त बैठे बैठे ही, जिसमें राजू शेट्टी, वीएम सिंह, योगेंद्र यादव, राज्यपाल और मैं, हम थे। और उसके बाद फिर ये हुआ कि और संगठनों को भी जोड़ें। फिर राष्ट्रीय किसान महासंघ था जिसमें डल्लेवाल और कक्का जी, ये मेंबर उसके बना लिए गए। 7 मेंबरी कमेटी जी। उस 7 मेंबरी कमेटी की जब चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, पहली मीटिंग, और उसमें ये कि दिल्ली कैसे जाएंगे जी। तो उसमें पंजाब के सारे संगठनों ने और जो 3 दूसरे थे, 3 उसमें इसके बीच में जो राजू शेट्टी और वीएम सिंह ये इस्तीफा दे चुके थे कि हमारी सेहत ठीक नहीं है, और उसकी जगह पे दर्शनपाल और हन्ना नमौला ये 2 मेंबर उसके आ गए थे जी। 2 मेंबर बदल गए। तो इन सब ने कहा कि जहां बैरिकेड लगाएंगे हम वहां बैठेंगे जी। हमने कहा बैरिकेड तो हरियाणा सरकार लगा सकती है। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी हाँ लगाएगी। फिर मैंने कहा भी आप तो फिर पंजाब में ही बैठोगे। हाँ। यही सीन था अब वाला। हाँ बिल्कुल सेम सीन था। सेम सीन था। हाँ। तो उन्होंने कहा जी हम तो वहीं बैठेंगे। बहुत मैंने कहा कि आप अच्छा हो कि हम सरकार पर पूरा अपने जोश खरोश से दबका मारें, डराएं सरकार को कि हम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे जी। और खेतों के बीच से पैदल जाना पड़ा तो भी जाएंगे। तो आप इस तरह से बिल्कुल चैलेंज कर दो सरकार को जी। तो सरकार 2 दिन पहले आपको बातचीत के लिए बुला लेगी। ये पंजाब वाले नहीं माने जी। इन सब ने 6 के 6 जो दूसरे मेंबर थे, इन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक फैसला है, जहां बैरिकेड लगाएंगे वहीं बैठेंगे। हाँ। मैंने कहा भी फिर हम तो बैठे हैं हरियाणा में जी। हम कहाँ जाएं। जी। तो मैंने इनको साफ बता दिया कि देखो हमारे आगे तो अगर पुलिस बैरिकेड लगाएगी भी तो भैया हमारा बस चलेगा तो हम तोड़ेंगे जी। और वो लठ मारे, वो पिटने, जेल में ले जाएं तो अलग बात है, वरना हम जितना हमारे से बन पड़ेगा हम हाथ तो उठाएंगे नहीं, लेकिन हम बैरिकेड तोड़ेंगे, जाएंगे दिल्ली। हाँ,
बस वो पकड़ सकते हैं, लठ मार सकते हैं, वो जो करें करें फिर जी। तो परमात्मा ने साथ दिया, हम उसमें कामयाब हो गए। तो ये तो टेंट भी साथ लेके आए, इधर बॉर्डरों पे आके बैठ गए, रुक गए जी। लेकिन हमारी जो आप जैसे लोगों ने वो वीडियो वायरल हुई, खबरें आई कि ऐसे बैरिकेड तोड़ दिए, वहाँ पानी के फुहारे मारे, दूसरे बैरिकेड पे ये किया, जी। तो फिर वहाँ का जो युवा था पंजाब का, जी। पंजाब के लोग लड़ाके बहुत हैं, हाँ। तो वो सारे बैरिकेड तोड़ के और वो आगे आगे, फिर नेताओं को पीछे आना पड़ा। तो तब से वो मेरे से राजी भी नहीं है जी। तब भी राजी नहीं रहे पूरे आंदोलन के अंदर। मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा था सर, जब आप बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, हाँ एक गाड़ी कैंपर गाड़ी में आप खड़े थे और ऐसे हाँ ऐसे कर रहे थे। हाँ। तो बैरिकेडिंग, इतने युवाओं में इतना जोश था कि बैरिकेडिंग टूटती गई और आपका जो हौसला था दिल्ली तक आप पहुंचे। बल्कि आप तो ये भी कह रहे थे कि दिल्ली में जाके बैठे। नहीं, अगर ये ना रुकते, देखो दिल्ली के बॉर्डर पे जाके ये रुक गए कि हम आगे नहीं जाएंगे, हाँ। ठीक है, मैंने तो कहा था कि ये भी बैरिकेड तोड़ेगा, रखे जाएंगे। हाँ, आपने कहा था, ठीक है ना, बल्कि मैं एक बार गाड़ी में बैठ गया था, मैं एक बार गाड़ी में बैठ गया था, हम तोड़ते हैं। हाँ। तो फिर वो हमारे साथ वाले कहने लगे कि अब हम यहाँ सारे इकट्ठे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा ना हो कि आपस में फूट पड़ जाए। जी। मैंने फिर कहा भाई ठीक है, फिर तुम कर लो जैसे करते हो। और वरना तो वो बैरिकेड भी कोई मैंने नहीं रखता था, जब इतने बैरिकेड तोड़ दिए तो वो मैंने बैरिकेड भी कोई मैंने नहीं रखता था। और हम अगर दिल्ली के अंदर घुस जाते जी। तो मेरे ख्याल से फिर 12.5 महीने भी नहीं लगने थे। हाँ। वहाँ पे हमारा इस बात पे तू में हुई और उन्होंने कहा कि हम तो यहीं बैठेंगे। हमने कहा भी फिर हमने उनकी बात मान ली, ठीक है आप जो करते। तो बड़ी चुनौती क्या रही इस समय में आपके लिए, कब? जब किसान आंदोलन आप वहाँ पे पहुँच गए थे? आंदोलन में देखिए बड़ी चुनौती तो क्या थी, बड़ी चुनौती तो ये थी कि हमें एक जगह पे 12.5 महीने नहीं काटने चाहिए थे। अगर हम वहाँ बैठ भी गए तो भी मैंने उनको राय ये दी थी 15 दिन बाद कि हम सरकार को 1 हफ्ते का टाइम दें। सरकार इस बात पे आ गई है कि इनको बैठे रहने तो थक जाएंगे, टूट जाएंगे, कंपे मान जाएंगे। भाई हम 1 हफ्ते का टाइम देकर हम ये कहें कि भैया 1 हफ्ते बाद हम संसद कूच करेंगे जी। तुम गोली मारना, तुम लठ मारना, जो तुम्हें करना है करो, हम आए मरने के लिए हैं। और कपड़े हम कमीज हम निकाल देंगे, हाथ हम बांध लेंगे जी। तो उस पर भी ये राजी नहीं हुए। अब 12.5 महीने तक बैठे रहे और फिर 12.5 महीने बाद तो असली पूछो हमारी हालत ये थी कि उठें कैसे। अब तो बेशक ऊपर वाले ने लाज रख ली हमारी और मोदी ने अपने आप अनाउंस कर दिया, बात करके तो नहीं किया ना। फिर तो चिट्ठियाँ लिखते फिरे, एक कानून वापस ले लो, एक को स्टेटों से दे दो, एक पे कमेटी बना दो। एमएसपी का तो जिक्र ही नहीं किया। आज तो कहते हैं ना एमएसपी पे लड़ रहे हैं। 4-5 मीटिंगों के बाद मैंने ये कहा कि हम एमएसपी की बात करें, 3 कानूनों पे तो ये हिल नहीं रहे। और मोदी जी कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। हम एमएसपी इनसे कहें कि भी एमएसपी पे आप पहले बोलो। अगर तो ये मान गए तो हमारी 90% मांग सॉल्व होगी, नहीं मानने तो कम से कम देश के सामने जाए तो कोई झूठे लोग हैं। तो ये डल्लेवाल जी ने खड़ा होकर बीच मीटिंग के ये कहा कि हम एमएसपी के लिए नहीं आए जी, हम 3 कानूनों के लिए आए। और फिर आप आके कह रहे हैं हम एमएसपी लेंगे। और एमएसपी भी तो पंजाब हरियाणा में तो जैसा कैसा है, आधा अधूरा मिल भी रहा, बाकी स्टेटों में तो है ही नहीं। अब बाकी स्टेटों में भाई देखो, अगर हमें पूरे देश का मांगना है तो फिर पूरा देश इकट्ठा भी चाहिए। अब पूरे देश उसके 2 फाड़ कर दिए, ये नॉन पॉलिटिकल बना दिया, ये बना दिया, और फिर उसमें कमज़ोर ताकत करके उसके में लड़े। और उसका आज नतीजा हमारे सामने है कि आज किसान जो संगठन है उनकी रेपुटेशन डाउन आ गई। केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत हो रही थी आपकी, तो कभी लगा कि केंद्र सरकार झुकेगी? तब हाँ, आंदोलन के दौरान नहीं, आंदोलन के दौरान सरकार के पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था, कोई चारा। देखिए, जब सारा देश हमारे साथ में है और देश का बड़ी बात थी कि देश का हर वर्ग हमारे साथ में है। अब जैसे दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में खेती नहीं है जी, लेकिन वहाँ से भी लोग गाड़ी सामान की भरते थे और आके धरने पे बांट देते थे। क्या फ्री नहीं था वहाँ जी, वहाँ किसी ने जलेबी फ्री कर दी, किसी ने पकौड़ा फ्री कर दिया, किसी ने वहाँ पे कपड़े बांट दिए, किसी ने जूते बांट दिए, किसी ने गद्दे बांट दिए, किसी ने कंबल बांट दिए। सारी सर्दियाँ तो हमारे पास खोए के लड्डू नहीं मुकने दिए।
जी। किसी ने आके बादाम बांट दिए, 25-26 क्विंटल बादाम बांट गए आके। ठीक है, तो लोगों ने क्या कसर, हमारे पास इतना उस वक्त ताकत थी कि हम जो चाहते मनवा लेते। जी। इतनी ताकत थी कि अगर हम सही तरीके से उसको डील करते तो अगले 20 साल तक हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम तो एक जगह बैठ के उठे ही नहीं। उठे तो थे 26 जनवरी को, तो एक साल बाद नहीं, उठना 26 पड़ा। जनवरी को जो उठे थे, देखिए वो दिल्ली के लिए। देखिए ना, 26 जनवरी को जो हम उठे थे वो भी हमारे साथ एक षड्यंत्र हुआ। जी। अब जब हम 26 जनवरी को उठे और हमने रिंग रोड रटा दिया, और उसके 2 दिन बाद जब पुलिस बुलाती है फैसला करने के लिए, जी। जिसमें हरियाणा पुलिस के अफसर और दिल्ली पुलिस के और उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर शामिल हैं, जी। और वो कह रहे हैं कि भैया आपके 2 लाख ट्रैक्टर हैं और 45,000 ट्रैक्टर आ सकता है रिंग रोड पे, आप कब तक घूमोगे बताइए, आप अपना रूट बदलिए। हमने रूट बदले, दोबारा मीटिंग करके रूट बदले। एक लोनी रोड, और जो इधर वाला था वहाँ से 10 किलोमीटर रिंग, मतलब करनाल रोड से 7 किलोमीटर चल के लोनी रोड पे घूमेंगे, और जो इधर वाला था दूसरा टिकरी वाला वहाँ से 10 किलोमीटर रिंग रोड पे चल के फिर घूमेंगे, और ऐसे ही गाजीपुर वाला। लेकिन जब दोबारा बात करने गए तो दोबारा पुलिस इन पे भी नहीं मानी, और जब इन पे नहीं मानी तो मैं उठ के बाहर आ गया। हम 7 लोग थे वहाँ पे जी। तो मैं उठ के उनका बहिष्कार करके बाहर आ गया। मैं कहा फिर यार मत जाने दो आप। हाँ। बार बार मैं उनको ये कहता रहा कि अगर हमारे से भी लोग बागी हो गए, क्योंकि हम रिंग रोड जी रटा हटे हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल। अगर लोग हमारे से भी बागी हो गए और तुम्हारे से भी बागी हो गए, फिर कैसे संभालोगे? हाँ। बार बार मैंने ये शब्द कहे, और आखिरकार मैं तो गुस्से में उठ के बाहर आ गया। लेकिन हमारे साथ जो 6 लोग बाकी थे ना, एक भी उनमें से नहीं था, एक भी उनमें से उठ के बाहर नहीं आया। मेरे साथ आना बनता था ना, बिल्कुल। और दोबारा फिर जब मैं गया, फिर उनकी यही वर्डिंग थी, मैं दोबारा फिर बाहर आ गया, और उन्होंने 6 लोगों ने फिर ये बात मान ली कि करनाल बाईपास से 1 किलोमीटर पहले दाएं से घूम जाएंगे। कौन मानेगा जी? कोई भी नहीं माने जी। जब हम पहले उनको बिल्कुल जबानी याद करा दिया रिंग रोड का, और फिर हम कहें कि ना अब इधर को मुड़ेंगे, और फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर पाए, तो वो गलती हमारी थी जी। इसलिए वो मैटर फेल हुआ। दूसरी चीज, जो कुछ लोग वहां पे गए वो मिसगाइड करके उनको लाल किले पे ले गए। लाल किले का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, रिंग रोड पे जाते हुए कोई बात नहीं थी। हाँ। लेकिन जो वहां पे ले गए उस दिन तो देखिए नेता विहीन हो गया था आंदोलन। वहां पे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। और उस दिन तो मैं ये मानता हूं कि उस दिन तो हमारा आंदोलन 0 पे आ जाता। पता नहीं परमात्मा ने कैसे बचाया है जी। उस दिन तो कई लोग, तो कई पुलिस वाले तो काट दिए, कृपान ने मारी जी। ये आंदोलन थोड़ा ही होता है जी। देखिए पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, हमारे परिवार से, ऐसे थोड़ा ही है। उस दिन तो अगर वो गोली चला देते वहां, हमारे 10-20 लोग मार देते लाल किले पे, तो मैं ये कहता हूं आंदोलन 0 पे आता, उठ के घर आना पड़ता। उस ऊपर ने बख्श दिया उस दिन जी। आपने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को टिकट नहीं दी। कांग्रेस क्या किसानों के साथ नहीं है? देखिए ये इनमें तो मेरे को समझ ही नहीं आता है कि ये कौन सी क्वालिटी है। अब किसान जो है वो लड़े। पहली बात तो ये है कि किसानों को लड़ने की जगह कांग्रेस को लड़ना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस अपोजिशन थी। जो आंदोलन हमने किया वो आंदोलन कांग्रेस को करना चाहिए था, और बाकी सबको भी उसका साथ में लगना चाहिए था, क्योंकि अपोजिशन वो थे जी। अगर देश बिकता है, अगर देश टूटता है, अगर देश को नुकसान होता है, तो अपोजिशन का क्या काम है? अपोजिशन का काम है उसका विरोध करना जी। उन्होंने नहीं किया, एक बात। दूसरा, किसानों ने विरोध किया, और फिर इनके मन में ये आ गया कि यार कल तो ये बीजेपी के आगे बैठे थे, कल ये हमारे आगे भी बैठेंगे, इनको तो काटो। उस नियत पे चलते हुड्डा की वर्निंग क्या थी? ये हमारे आगे बोल लेंगे जी। ठीक है, और इसको काटो उसको काटो, इसको काटते काटते खुद ही कट गया। जी। तो
ये जो आज राजनीति के जो चल रहा है सिस्टम, इसमें अपोजिशन और सत्ता दोनों कारपोरेट की गुलाम है। अपोजिशन भी उनसे पैसे लेती है और सत्ता भी उनसे पैसे लेती है। ये गेम चल रहा है जी, ये गेम चल रहा है। मतलब देश के अंदर कोई कानून बनता है जो कंपनियों के पक्ष के बन रहे हैं जी, ये नेता नहीं बनाते, वो बना बना ड्राफ्ट भेजते हैं, ये तो साइन करते हैं। विधानसभा में आपकी क्या बात हुई थी इनके साथ? कोई डील हुई थी क्या विपक्ष के साथ? भाई कोई टिकट नहीं, मिलेगी? कोई डील नहीं हुई। उसमें केवल इतना था कि हुड्डा ने कहा था कि मेरी मदद कर दो, उसमें लोकसभा के इलेक्शन में मेरे से वादा किया था इन्होंने जी, कुरुक्षेत्र टिकट का। दीपेंद्र ने, मैं जाके भी राजी नहीं था, दीपेंद्र ने बुलाया, मैंने कहा तेरी जगह पे तो नहीं जाऊंगा, तो कॉमन जगह पे हम मिले, उसने वादा किया, बाद में मुकर गया। उस मुकरने के बावजूद भी हुड्डा साहब ने ये कहा कि मेरी रोहतक सीट पे मदद कर दो जी, एमपी इलेक्शन में। मैंने अपना बेटा और अपना स्टेट प्रधान भेजा वहाँ के, जाओ वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी मदद कर दो, 1-2 दिन पहले। ठीक है, ठीक है, अब उसको समर्थन मांगना चाहिए था पूरे हरियाणा का, बिल्कुल। नहीं मांगा, अकेला रोहतक सीट का मांगा। डाउटफुल है ये, अकेला रोहतक सीट पे मांगा। और फिर उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आया जी, फिर उसने उल्टी सीधी पेलनी शुरू कर दी मेरे खिलाफ। ठीक है ना जी, तो हालांकि कुरुक्षेत्र सीट पे आम आदमी पार्टी को उन्होंने टिकट दी। आम आदमी पार्टी तो गुड़गांव में से मांग रही थी जी, वो तो कुरुक्षेत्र से मांग ही नहीं रहे थे। ठीक है, मतलब ये होता है, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये नए प्लेयर को ग्राउंड में नहीं आने देती कि नया प्लेयर ग्राउंड में आ गया, अब तो मिली भगत चल रही है जी, फिर वो तो अगर असली प्लेयर आ गया वो दोनों को पटक देगा, ये दिक्कत आती है। तो आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा था, सुशील गुप्ता को उतारा था, तो आपको भी तो उतार सकते थे आम आदमी वाले, क्योंकि आपका तो पुराना लिंक रहा है उनके साथ भी, आम आदमी के नहीं, साथ। आम आदमी पार्टी का वहां क्या था बताइए? आम आदमी पार्टी का वहां उस इलाके का वो नहीं है, ठीक है, वो किसान नहीं है। जी, आम आदमी पार्टी को वोट वहां पे डाले तो क्यों डाले? कांग्रेस का समर्थन था ना, गठबंधन में था ये सीट। बेशक हो, हमने तो वहां पर दुखी होकर चौटाले की थी, चौटाले ने कहीं बाप निकला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने जो पार्टी बनाने की सोची थी और पंजाब में आपने चुनाव लड़ा, तो वो ज़रूरी थी या फिर लगता है कि कहीं गलती हो गई? देखिए, वैसे तो अब हम वो पार्टी कैंसिल करा रहे हैं। ओके, बाढ़ में जाए चुनाव, जब लोग नहीं चाहते तो हम भी क्यों चाहें? हम तो लोगों के लिए लड़ना चाह रहे थे। जी, लेकिन एक मैं बात बता दूं, ये 7 जन्म भी लड़े ना, 7 जन्म में सुधार नहीं करवा सकते। बिना चुनाव के कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारा लड़ने के बाद ये कहा है, राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। चौधरी चरण सिंह ने कहा, एक आंख अगर किसान, अगर तेरी एक आंख तेरे खलिहान पे तो तेरी दूसरी आंख दिल्ली की कुर्सी पे होनी चाहिए। और ये बड़े बन गए ज्ञानी, हम अराजनीतिक, हम गैर राजनीतिक। ये देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं किसानों के। अगर दिल्ली से आते वक्त जी, हर आंदोलन से राजनीति निकली है। जब दिल्ली में इन्होंने हमारी पूरी बात नहीं मानी, एमएसपी पे तो जिक्र ही नहीं किया ना जी, और ऐसे ही उठ के आए वहां से, ऐसे ही उठ के आए। जब वहां से उठ के आए तब फैसला ये करना चाहिए था। 750 मरवाने के बाद, 12.5 महीने के आंदोलन के बाद इन्होंने हमारी पूरी बात नहीं मानी, अब हम वोट का आंदोलन करेंगे। पंजाब में पंजाब के लोगों को ही खड़ा करेंगे, पूरे देश की एसकेएम पंजाब में जाके वोट का आंदोलन लड़ेगी तो 100 सीटें पंजाब में आती। अब खा रहे हैं डंडे उनके वहां, आ रहा स्वाद। अब दोनों की मरोड़ काट दी, एसकेएम की भी निकाल दी और गैर राजनीतिक वालों की भी निकाल दी, दोनों की मरोड़ निकाल दी ना। आगे और करके देख लें, आंदोलन अगर कर लें तो बता दियो। अगर प्रधान जी, जब आंदोलन समाप्त हो गया था, आप दिल्ली से आगे थे, आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी बनती थी। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते, देखो भाई, दिल्ली वाला मामला सुलट गया और अब हमें राजनीति करनी है,
तो कहीं ना कहीं लोग शायद आपके साथ लग जाते, कुछ ऐसा? देखिए, हमारे में राजनीतिक माइंड नहीं है जी। हमारा तो सीधा साधा दिमाग है। अब राजनीतिक षड्यंत्र तो हमारे पास आते भी नहीं। अगर आत्मा को मार के राजनीति करे तो बंदा कर सकता है जी। झूठ बोलना पड़ता है, तूफान बोलना पड़ता है, मतलब वो गुमराह करने पड़ते हैं, ठीक है ना। जी। हमारे बस का वो है नहीं। और फिर राजनीतिक दिमाग है भी नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे में उतना समझ कहाँ है राजनीति वाली। आपको कभी लगा कि आंदोलन के नाम पर कुछ बड़े नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाई है और किसानों को पीछे छोड़ दिया हो? देखिए, राजनीति तो पता नहीं चमका पाए या नहीं चमका पाए जी। लेकिन मिली भगत बहुत से ने कही है। सरकार से नंबर बहुत से ने बनाए हैं। ये बहुत से नेता हैं सरकार से तालमेल करने वाले, जी। जिन्होंने मतलब बस मेन पेशा वही था, वो है। जी। आप जब किसान आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ा है तो क्या आपको लगता है कि किसानों के मुद्दे पे फिर से राजनीतिक सौदेबाजी में दबा दिए गए हैं? जो मुद्दे थे, मेन से मुद्दे किसानों के, अब दोबारा से कहीं ना कहीं डाउन जा रहे हैं? नहीं, राजनीतिक उससे तो ये नहीं दबाए, ये तो एक हमारी नलायकी की वजह से दबे। जी। अब जैसे ये पंजाब वाला आंदोलन हुआ, उसको दो फाड़ करने की क्या जरूरत थी? एमएसपी का आंदोलन अगर लड़ना है तो जब एसकेएम की वो मांग थी और वो मांग पेंडिंग छोड़ के आए थे, तो फिर सारा एसकेएम ने कोई लड़ने से इनकार थोड़ा ही किया था। जी। एसकेएम ने तो इनकार नहीं किया लड़ने से कि हम नहीं लड़ते। मैं भी 3 बार गया इनके पास कि भैया इकट्ठे लड़ लें, करे ना, हम ही बड़े चौधरी बनेंगे। जी। बन जाओ। एसकेएम वालों की भी यही राय थी कि हम इकट्ठे लड़ें, ठीक है। लेकिन जब वो गए की इज्जत भी, अब मैं गया 500 आदमी लेके गया खनौरी बॉर्डर पे, एक नाम तक भी नहीं बोला कि भी गुरनाम सिंह आया है। और बोलने का मौका देना तो बड़ा दूर की बात, अगर बोलने का मौका दे तो उनका फायदा था कि मेरा फायदा था? जी। लेकिन नहीं। इसी तरह से टिकैत साहब गए, इसी तरह से बाकी लोग गए, जूते मार मार के वापिस किए, और फिर आप जूते खा के उठे। जी। अभय चौटाला जी ने उस समय इस्तीफा दिया था, देश का पहला विधायक था, तो उसके बाद कितना सही था उस समय इस्तीफा देना? और जीतते जीतते रह उस गया। समय ये बड़ा किसानों का दर्द था इसके दिल में, इसलिए इस्तीफा दिया था। जब इन्हें कंडेला में मारे थे, कंडेला में 1700 गोली चलाई थी, जलियांवाला बाग में जितनी गोली चली उतनी कंडेला में चली थी, तब इसको किसान याद नहीं था। 7 आदमी गुलकनी में मारे थे, पीछे भाग भाग के गोलियां मारी थी, तब इसको किसान याद नहीं था। उसमें तो इसने इसलिए इस्तीफा दिया था कि तेरे नंबर बन जाएंगे, तू हीरो बन जाएगा किसानों का, तेरी पार्टी जिंदा हो जाएगी, खड़ी। देखो कितना बड़ा इसने वो तीर मार दिया, रिजाइन कर दिया, फिर खड़ा क्यों दोबारे? अगर इस बात पे इस्तीफा दिया था कि सरकार गलत कर रही है, फिर दोबारा चुनाव में खड़ा क्यों था? उसका ही बहिष्कार करता ना। तो ये तो ड्रामे होते हैं। आप भी तो वहाँ पे प्रचार करने गए थे उनके पक्ष में। बस बहाना सा गया था, वो लोग क्या ये ना कहे क्यों नहीं आया, लोगों का भी दबाव होता है। फिर टिकैत साहब बुलाने पड़े उनको। टिकैत साहब तो उनका मित्र है। जी। हाँ, टिकैत साहब तो मित्र है उनका। आपने तो कर दिया था काम, 8000 वोटों से रह गया। नहीं, काम मैंने यार ये कोई बात कर रहे हो, मैंने कोई वहाँ गलत बोल रहा था। मैंने तो भाई ये कहा था भाई देखो अच्छा तो है नहीं, पर अभी क्या करें, और हमारे पास है ही नहीं, इसी को डालने पड़े, क्या करें। जी। पंजाब बॉर्डर पर आंदोलन हुआ, डल्लेवाल साहब आमने अनशन पर भी बैठे रहे, लेकिन भागडोर उसमें आपने क्यों नहीं संभाली? मैं बता तो रहा हूँ, मैं गया था, अगले नज़दीक लगा के राजी नहीं है, तो ज़बरदस्ती किसी के बीच में जाएं और वहाँ पे जाके कोई खराब हो जाए, काम गड़बड़ हो जाए, तो उलाना आ गया ना। हम क्यों उलाना लें भाई? अगले को ज़रूरत है तो हम मदद के लिए तैयार खड़े हैं, नहीं करवाना चाहते तो उनकी मर्जी है। मुख्यमंत्री जी से आप मिले उस दौरान और आपकी फ़ोटो भी वायरल हुई, पूरी यूनियन आपकी मिली। तो मैं कुछ छुप के मिला था? हम तो 28 लोग थे जी, और किसानों के मांगों में मिले थे, फिर मिलेंगे। और ये नहीं मिलते, कौन सा नहीं मुख्यमंत्री से मिलता? पंजाब के मुख्यमंत्री 10 मीटिंगें कर ली इन्होंने, फिर क्यों की? हरियाणा वाले इतनी जीभ काट रहे हैं मुख्यमंत्री से,
जो मेरे एंटी है ना वो इतनी जीभ काट रहे हैं मुख्यमंत्री से मिले, जी, ठीक है, उनको टाइम नहीं मिला तो बस फिर वो मतलब अंगूरों तक मुंह नहीं पहुंचा तो अंगूर खट्टे हैं। जी, हमने क्या मिली भगत कर ली भाई, 28 आदमी गए हैं, मैं कहीं पर्दे में मिला हूं तो किसान की बात ना करी हो तो उसने, मैं ये कह रहा हूं सबसे अच्छी सुनी उसने, बढ़िया सुनी। तो क्या हम बस हमें सड़क पे लड़ना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए? जी, बात देखिए, मेरी थ्योरी ये है कि अगर बातचीत से बात सुलझती है तो पहला नंबर होना बिल्कुल। चाहिए। लड़ाई तो हमारा आखिरी विकल्प होना चाहिए जी, पूरी जिंदगी का, कहीं भी हैं, चाहे हम हमारे घरेलू काम में हैं, चाहे हम कहीं भी हैं, पूरे जीवन के अंदर अगर हमारा किसी से डिस्प्यूट भी है, बातचीत से सुलटाएं, बैठ के सुलटाएं, चेतावनी दें। जी, लड़ाई तो तब का है जब सिर से पानी गुजर जाए, हर आदमी को तब लड़ना चाहिए, जी। शौक में लड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। फिर मुख्यमंत्री जी से मिले, मतलब कैसा लगा, मुख्यमंत्री का बिहेव कैसा है, क्योंकि सीएम सिटी से हैं तो अपने एरिया से नहीं तो देखिए, वो बात अच्छी तरह सुनी है उन्होंने, बहुत खूब अच्छी तरह सुनी है, अच्छी तरह सुनते भी हैं। पहले भी हमारा, जैसे जब वो एमपी थे नारायणगढ़ की शुगर मिल, पीछे 2-3 बार मीटिंगें उनसे हुई हैं, जी, तो सुनते तो वो ठीक है, करना ना करना पता नहीं, वो ट्रका भी देते हैं, बात तो हंस हंस के कर लेते हैं, ट्रका भी देते हैं। दुष्यंत चौटाला के बारे में मतलब क्या सोचते हैं आप, क्या राय है आपकी? उस समय गठबंधन की सरकार थी। दुष्यंत चौटाला जो है ना, ये अंदर का साफ नहीं है, अंदर का साफ नहीं है। राजनीतिक गुण तो है, जी, राजनीतिक गुण तो है, मतलब अंदरली बात बाहर नहीं निकालना, जो उसके अंदर है वो चेहरे पे नहीं आएगी, अगले से बात करेगा तो मिठे शब्दों में करना या पैसा कमाना, जी, वो गुण तो हैं उसमें राजनेता वाले तो बाकी बीजेपी ने चूस चास के भी उसको फेंक दिया, प्रधान जी लेकिन फिर भी अगर कामयाब तो कहीं ना कहीं वो आगे किसी से गठजोड़ कर लेगा। प्रधान जी अगर आपका समर्थन कर देते, उस समय गठबंधन तोड़ देते, तो कुछ फायदा होता इनको? किस चीज में? दुष्यंत चौटाला हाँ, इलेक्शन का टाइम, आंदोलन का आंदोलन के टाइम टाइम। सीधा फायदा होता, इसकी पार्टी जिंदा रहती और बीजेपी सरकार टूट जाती। जी, अगर बीजेपी सरकार आंदोलन के दौरान टूट जाती तो बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात होती, सरकार के लिए एक सबक हो जाता। जी, वो इसने बहुत बड़ी गलती की। हम्म, क्यों? इसको लालच था कि उप मुख्यमंत्री कुर्सी तेरे को मिल गई है, जी, अब कमाने कमाने का टाइम है, कमा ले, ये तो आते जाते रहते हैं आंदोलन और किसान वाकई भूल भी जाते हैं, जी। वाकई भूल भी जाते हैं। इससे आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता होगा किसानों का अब तो। देखिए, जब चौटाला ने इतना इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया, उसके बराबर तो किसी ने भी नहीं मारे ना हरियाणा में, जी, और लोग उसको ही भूल गए, इसको ही भूल जाएंगे थोड़े दिन में। अगर आपको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो पहला काम आप क्या करेंगे? मेरी किस्मत में कहाँ है मुख्यमंत्री बनना, मेरी किस्मत में कहाँ है, मेरे को कौन बनने देगा? चाहे कुछ करना पड़ जाए, मर जाएंगे सारे राजनेता, मेरे को नहीं बनने देंगे। और अगर बन गया जी, फिर जो, तो आपने फिल्म देखी है वो नायक नायक हाँ जी। नायक, फिर वो करूंगा इनके साथ। किसी एक नेता का नाम बताएं जो सच्चे दिल से किसानों के लिए इस टाइम लड़ा भी है और खड़ा भी है। किसान नेता, वैसे राजनेता हो कोई? देखिए राजनेता का तो क्या कह सकते हैं, पहली बात तो मैंने आपको बताया है कि राजनीति तो आत्मा मारने के बिना हो नहीं सकती, जी, आत्मा मार के ही राजनीति होती है। तो इसलिए किस नेता का नाम बताएं, चौधरी चरण सिंह कह लीजिए पुराने टाइम में हुए हैं, जी, या चौधरी देवीलाल हुए हैं जो एक पंचायती आदमी थे, जो लोगों की भावना देख के कानून बनाते थे, लोगों की भावना देख के फैसले लेते थे। जी। तो बाकी तो बस सूत लगेगा है जिसका लग जाए। हुड्डा सरकार में भी काफ़ी आंदोलन हुए हैं, तो उस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जाते थे आपसे बातचीत करने के लिए, तो फिर उस समय कैसा रहता था? ठीक ठाक बात होती थी? देखिए रणदीप सुरजेवाला जो है वो ठंडे दिमाग का है, और ठंडे दिमाग से कहीं ना कहीं लड़ने का मौका नहीं देता, करवा जाता है फैसला। जैसे एक गन्ना आंदोलन 12-13 में हुआ था, हाँ, और हरियाणा के अंदर 13 शुगर मिलें हमने बंद करवा दी थी, तो
हमने क्या करवाई थी, लोगों ने कर ली थी। जी। और यूपी से यहाँ पे 40 रुपये कम रेट था, उस मैटर पे वो शुगर मिलें बंद हुई थी, आंदोलन हुआ था। तो उसमें जब बातचीत के लिए बुलाए तो उसमें अध्यक्षता रणदीप सुरजेवाला की थी, और वहाँ पे 5 घंटे वो मीटिंग चली थी जी। 5 घंटे में 2 नेताओं से तो मेरी बहुत बढ़िया झड़प हुई, तू मैं पे बात आ गई जी। और अधिकारियों को बीच में छुड़वाने के लिए आना पड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री भी बीच में आए, 2 बार लड़के बीच में से उठ के चले गए, और जब वो नहीं माने एक बार हम भी बीच में उठ के चले गए। हमने कहा फांसी तोड़ ली, फिर चले जा रहे हैं जी। तो फिर अगले दिन का हमने रोड जाम का प्रोग्राम दे रखा था, फिर उन्होंने वापस बुलाए। तो कुल मिला के इनका जो रोल था वो ठंडा रहा। मैं बीच बीच में जैसे मजाक कर करके ठंडा करते रहते थे, प्रधान जी आप कभी हंसते भी हो जी। ऐसे कर करके मजाक थोड़ा ठंडा करते थे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो फैसला आखिरकार वो 31 रुपये में फैसला हो गया। अगर ये बीच में ना होते शायद वो ना होता, शायद टकराव हो जाता। टकराव हो जाता। और जैसे एक बीच में पवनावा में एक झगड़ा हुआ था, जातीय झगड़ा, उसमें भी इन्होंने बीच में आगे बैठ दिया था, तो मामले निपटाने में ठीक थे। जी। आप लगातार किसानों की आवाज़ उठाते रहते हो, किसानों के बीच में रहते हो, तो घर वाले परेशान नहीं होते? घर पे बात नहीं चलती कि बहुत हो गया अब तो? घर वाले इससे ज़्यादा क्या परेशान हो गए, जब मैंने सारा जेड़ भी कटवा दी, इससे के ज़्यादा बावजूद परेशान रोका क्या? नहीं आपको भी, अब तो बैठ जाओ अब? नहीं, देखिए हमारा परिवार का जो है बहुत साथ रहा है। अब बाहर निकलता तो आदमी खर्चा भी होता है। जी बिल्कुल। तो अभी तो चल 5-7 साल से तो हम अलग हो गए हैं, और उसके पहले तो हम 3 भाई हैं, तीनों इकट्ठे थे। तो मैंने जब भी पैसे मांग लिए, कभी 5,000 मांग लिए, कभी 10,000 मांग लिए, तो कभी मेरे को इनकार नहीं किया। कभी ये नहीं कहा भी तू 10,000 मांग रहा है, आज 8 में चला ले। 10 दिए हैं तो 10 कहा तो 10 ही दे दिए हैं जी। और कभी हिसाब नहीं लिया। तो परिवार का तो बहुत सहयोग रहा है, अब भी सहयोग है। अब भी जैसे बच्चे हैं, तो अब जब बच्चे तकड़े हो जाते हैं, कारोबार संभाल लेते हैं, पर 10 तरह की बातें होती हैं जी। लेकिन सहयोग है, और पूरे परिवार का सहयोग है। भी हम अलग हैं जी। लेकिन अब भी सहयोग है। अब भी एक दिन पुलिस घर पे आ गई थी पिछले 2-3 साल पहले, और सारा परिवार टकरा गया था पुलिस से रात को। जी। रात को सारा परिवार टकरा गया। हाँ, तो होता रहता है। अब आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश वाले हरियाणा में आ रहे हैं नेताजी। देखिए उत्तर प्रदेश में जाने का तो मेरे को कम टाइम लग रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो लगना चाहते हैं हमारे साथ, जी। क्योंकि वहाँ पे एक तो संगठन बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं, और वो मतलब जैसे अविश्वास सा लोगों का हो जाता है वो हो रहा है वहाँ पे। थोड़ा हमारे पे वहाँ अच्छा विश्वास कर रहे हैं, तो वो लगना चाहते हैं, लेकिन मेरे को जाने का टाइम थोड़ा कम है। टिकैत साहब के साथ कैसे रिश्ते हैं, राकेश टिकैत जी के साथ? ठीक कड़वे है, हैं या ठीक है, मीठे ठीक मीठे है, हैं? ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। और देखिए हमारा होता क्या है, मान लिया कल टिकैत पे कोई मुसीबत आ जाए तो हमें साथ में खड़ना पड़ेगा, और मान लिया हमारे पे कोई मुसीबत आ जाए तो वो भी साथ में खड़ेंगे। जी। उस वक्त तो हम एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अदरवाइज राहें अलग है फिर। नहीं, होता ये है, देखिए जैसे 4 भाई हैं, अगर उनकी लड़ाई दूसरे से हो जी। तब तो चारों इकट्ठे हैं। हाँ। अगर वो सुखानंद में हो तो चारों लड़ेंगे आपस में। तो वो होता है किसानों का। तो क्या कुछ रणनीति रहेगी प्रधान जी अब आगे के लिए? देखिए आगे की रणनीति तो वैसे तो ज़्यादा ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं, अभी जैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में आए थे, जो बड़ा गंभीर मैटर है टैरिफ वाला, जी। और अभी भारत का डेपुटेशन अमेरिका गया हुआ है, और उसमें कई चीज़ों के ऊपर टैरिफ कम करने की बात चल रही है। जी। जैसे मक्का है, कपास है, और जैसे मीट है, और सोयाबीन है, सेब है, ये 8-10 फसलें हैं, गेहूं है। अगर इन पे टैरिफ कम होता है तो ये मान के चलिए कि भारत की खेती तबाह है। ये सारा षड्यंत्र
जबरदस्ती कंपनियों को खेती में इंटर करवाने का है। और अभी सरकार जिस तरीके से चल रही है, जैसे उन्होंने एक मसौदा भेजा था कि बाहर जो सेलो हैं उनको मंडी मान लिया जाए, गोदाम को मंडी मान लिया जाए, कोल्ड स्टोर को मंडी मान लिया जाए। अगर ये मंडी मानने जाते हैं जी तो स्टॉक सीमा खत्म, मंडी खत्म, तीनों कानून एक में समा गए। अगर ये सब कुछ होता है तो ये मानिए कि भारत का किसान तबाह है। अभी बेरोजगारी का हाल ये है कि लोग विदेश को भाग रहे हैं जी, एजेंट पैसे मार रहे हैं, डोंकियों में जा रहे हैं, एक एक गांव से कई सौ बच्चा जा चुका है, गांव खाली हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी खेती जो है हमारी आजीविका है, अगर वो भी हमारे से छिन गई तो फिर बेरोजगारी का हाल क्या होगा। ये बड़ा गंभीर मैटर है, सोचने वाला जी। और सरकार जो है इस बात पे तुली खड़ी है कि हमने खेती का सारा कारोबार कंपनियों को देना है। सरकार इस बात पे तुली खड़ी है। क्यों? इसमें इतना बेतहाशा मुनाफा है जी इतना बेतहाशा मुनाफा है। आपके याद होगा 14-15 में जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने एक लेटर लिख दिया, लेटर लिख के दाल से स्टॉक सीमा हटा दी जी। सारे देश की दाल 7-8 व्यापारियों ने खरीद के स्टॉक कर ली, किसी को पता नहीं। हाँ, किसी को पता नहीं लगता। और दाल 50 रुपए में खरीदी और 200 रुपए में बेची। 200 रुपए में भी खरीद के खानी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है ना। अब उदाहरण के तौर पे सेब है, हाँ मेरे ख्याल से सेब पैदा करने वाले को 30 रुपए से ज्यादा कभी नहीं मिला। टॉपर सेब का, टॉपर सेब सेब का रेट तो 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो तक जा रहा है। आपके सामने है, आपके सामने है। 100 रुपए से कम तो मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं मिलता। 150, 140। जी ये अब वो मुनाफा किसका हुआ? सारा उसी कंपनी का। जब पूरे देश का सेब कुछ लोग खरीद लेंगे तो इसमें एक और मैं बात बता दूं आपको, इसमें पैदा करने वाला कम मरेगा, खाने वाला ज्यादा मरेगा। जो आज हमारा तमाशा देख रहे हैं, जो जिसके पास जमीन है, जी, मान लिया मैं तो ये कर लूंगा कि मैं तो धान बोता हूं, आप सरसों बोते हैं, मैं कहता हूं भैया सरसों मेरे को दे दे, धान मेरे से तो ले लेना। हम तो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेंगे। हाँ। लेकिन जिसको मोल लेके खाना है वो कहाँ जाएगा? असली तो वो मरेंगे। तो ब्रिज के लिए प्रधान जी कोई रणनीति तैयार किया, कोई आंदोलन? ये पहली बात तो जो खाने वाले हैं उनकी समझ में नहीं आ रही, वही हमारे खिलाफ बोलते हैं। अच्छा, इन किसानों का तो यही काम रहेगा आंदोलन करने का, सड़कें रोकने का। हालांकि सड़क को रोकना हम भी ठीक नहीं मानते, लेकिन मजबूरी में हम करें भी तो क्या, करें तो क्या, लड़ें तो कैसे लड़ें, ये मजबूरियां होती हैं। खैर, तो अभी जो नंगी तलवार देश के ऊपर लटक रही है जी, और अभी जो मैं महसूस कर रहा हूं कि ये जो पहलगाम वाला मैटर है, अब ये कहीं तार तो नहीं जुड़े हुए कि उसी वक्त उपराष्ट्रपति हमारे देश में आए, उसी वक्त हमारे देश का डेपुटेशन बाहर जाए, गंभीर मुद्दे पे बात चल रही हो, टैरिफ युद्ध चल रहा हो जी, और उसी वक्त ये कांड हो जाए, और कांड इस हालत में हो जाए कि वहां पे कोई फोर्स नहीं है, 2000 आदमी है, 1000 आदमी है ऊपर, उनकी सुरक्षा के लिए कोई गार्ड नहीं है वहां पे। बड़ा गंभीर मैटर है, बहुत गंभीर मैटर है। और फिर वहां के मुसलमान हमारी मदद करते हैं, लोगों ने अपने घर खोल दिए, मुसलमानों ने टैक्सी का किराया नहीं लिया, खच्चर का किराया नहीं लिया, एक आदमी तो भिड़ते मर गया। और फिर हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान करने वाले कौन हैं? उन्होंने तो हिंदू मुसलमान नहीं किया, वो तो ये कह रहे हैं हम इस बिल्कुल उग्रवाद के खिलाफ है, हमारा तो कारोबार खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। सच भी है, सच भी है। जो कश्मीर के मुसलमान हैं, पर्यटकों पे ही है सारा कुछ। हाँ, पर्यटकों पे है, वहाँ खत्म हो जाएगा। और यहाँ मुसलमान उनके जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हाँ ठीक है ये गलत है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मारी है। ये कह रहे हैं कि धर्म पूछ के गोली मारी है। अब फिर मैं मीडिया पे अटैक करूंगा, आप मेरी बात का बुरा मत मानना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मीडिया इस बात पे क्यों नहीं जाता कि वहां फोर्स क्यों नहीं थी?
उसका जिम्मेवार कौन है? क्यों नहीं उसको ढूंढो। असली उग्रवादी वो है जिसने वहां फोर्स नहीं लगने दी, वो ढूंढो। अब जैसे वहां के गवर्नर थे जब पुलवामा कांड हुआ, वो गवर्नर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वहां पे ये था कि जब मिलिट्री का काफिला गुजरेगा, जितने लिंक रोड उसको अटैच कर रहे हैं हाईवे को, वहां पे पुलिस की गाड़ी होगी जी। और वो कह रहे हैं पुलिस की गाड़ियां हटवा दी। गवर्नर बोल रहा है मौके का, पुलिस की गाड़ियां हटवा दी। तो फिर पुलवामा कांड हुआ या करवाया गया? अब बड़ा सवाल ये कि यहां पे फोर्स क्यों नहीं थी? अगर किसी की गलती है तो गलती वाले को भी सजा दो। बिल्कुल। अगर किसी ने जानबूझ के किया उसको करेड़ो। वहां तो जा ही नहीं रहे, वहां तो जा ही नहीं रहे। पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान का ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, करो। लेकिन वहां फोर्स क्यों नहीं थी? प्रधानमंत्री जी ने बिहार की रैली में पाकिस्तान को पूरा लताड़ा है। मैं कह रहा लताड़ दिया, क्योंकि वोट लेने हैं। आज कत्ल हो रहे हैं और कल रैली कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर मोदी जी की जगह मैं होता तो वो रैली कैंसिल करता कि देश दुख में है, देश तकलीफ में है, वो रैली हम वो दौरा कैंसिल करके आए हैं वापस। मोदी जी तो विदेश की यात्रा पे थे ना, तो दौरा रास्ते छोड़ के बीच में। मैं ये कह रहा हूँ बिहार की रैली क्यों की? रैली कैंसिल करनी चाहिए थी। इंसानियत नहीं कहती कि एक तरफ हम अपने फायदे के लिए रैली करें, दूसरी तरफ हमारा कत्लेआम हो गए जी। प्रधान जी, अब मंडियों में उठान नहीं हो रहा और बहुत सारे लोगों की फसलें जल गई हैं और पशुओं को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो क्या कुछ आप अपील करोगे सरकार से? देखिए, हम पहले भी अपील कर चुके हैं। जिनकी गेहूं जली है, जिनकी तूड़ी जली है, कई जगह पशु जले हैं, कई जगह सामान जले हैं, कई जगह मकान जले हैं। कई एक गांव में हम गए, उसमें कई मकान जल गए। तो हम सरकार से उसमें ये अपील हम करते हैं कि तुरंत उसका सर्वे तो करवा लिया होगा सरकार ने वैसे से, लेकिन उसका मुआवजा जितना भी किसी का नुकसान हुआ है वो दे, और इसके लिए एक स्पेशल कोर्स बनाना चाहिए। ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इनके लिए सरकार को एक विशेष कोर्स बनाना चाहिए जिसमें से इनकी हेल्प की जाए, जिस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए प्रधान जी। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।